संघ प्रच्छेदन अभ्यास हम लोगों का चल रहा है, कोनिक सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने पहला कोनिक वृत्त पढ़ लिया है शंकु, दूसरा परवलय भी पढ़ लिया है। अब आज हम लोग दीर्घवृत्त शुरू करेंगे, अंग्रेजी में जिसे इलिप्स कहते हैं। तो सब लोग लिखो दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त अंग्रेजी में कहते हैं इलिप्स। अब हम लोग इलिप्स का निर्माण करेंगे, जिसके लिए पहले बिंदु पद सिद्धांत से बनेगा और उसके बाद फिर उसका मानक समीकरण निकाला जाएगा। तो हम लोगों ने जब सांख्यों के बारे में अध्ययन किया तो वहां कहा कि एक स्थिर बिंदु होता है और एक स्थिर रेखा होती है। स्थिर बिंदु को हमने नाभि कहा था, स्थिर रेखा को नेता कहा था। और एक बिंदु गमन करता है जिसकी नाभि और नेता से दूरी का अनुपात अचर होता है। इस अचर अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, जिसे ई से निरूपित करते हैं। यदि ई 1 हो जाए तो परवलय हम लोग लगा चुके, और यही ई का मान 1 से कम हो जाए तो वो दीर्घवृत्त होता है, ये वहां हम बोल चुके थे। लेकिन 1 से कम में ऋणात्मक नहीं, क्यों? क्योंकि दूरियों का अनुपात है, तो 1 से कम होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो नाभि और नीता तो यहां भी होनी ही होनी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सरल रेखा खींच दी, जिसका नाम है नियता, क्योंकि अब नामकरण हो चुका है, ये नियता है। अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये नियता है, ये स्थिर है, जहां है वहीं है। और एक बिंदु भी ले लिया जो कि स्थिर है, जिसे हम नाभि कहते हैं, अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। ये भी हो गया। नाम इसका रख दिया हम लोगों ने, कैसे रख दिया? नाम भी रख दिया। अब एक बिंदु है जो गमन करेगा, ये बिंदु ले लिया बेटा, यहां कहीं ले लिया, ये पी बिंदु ले लिया, और ये बिंदु हमारा गमन करने वाला बिंदु है। जहां भी है यहां से गमन करेगा। इस बिंदु से एस की दूरी और इस बिंदु से नियता की दूरी, अर्थात नियता पर डाले गए लंब की लंबाई, जिसने नियता को एम बिंदु पर काटा है लंब ने, का अनुपात अचर होगा, 1 से कम होगा। देखने से लग रहा है पीएस दूरी कम है, पीएम दूरी ज्यादा है, तो कम बटे अधिक, यानी अंश बटे हर अगर बड़ा है तो संख्या 1 से छोटी अपने आप हो गई। ऐसे भी देख करना लग रहा है। तो यहां परिभाषा से पी एस बटे पी एम, यानी जो चर बिंदु पी है उसकी नाभि से और उसकी नेता से दूरी का अनुपात ई होता है, जो कि अचर है और जो 1 से छोटा भी होता है। ई क्या है? 1 से छोटा है। तो अनुपात 1 से, ऐसे न लिख करके यहां ऐसे लिख दिया जाए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ई 1 से छोटा, नंबर 1 बोल दिया हम लोगों ने। अब इस सिद्धांत पर यह गमन करेगा, जो भी राशि आई है 1 से कम वही रहेगी। तो इस सिद्धांत पर यह गमन करना शुरू करेगा। थोड़ा सा मिटाई से और इधर लिख देते हैं, वहां जगह की जरूरत है। अब गमन करा रहे हैं पी को बेटा। पी गमन करेगा, जहां जहां भी इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे जाएगा उस स्थान से नाभि दूरी और नेता की दूरी का अनुपात 1 से कम आएगा, और जितना पहली बार आया है उतना ही हर बार आएगा। अब ये बेटा गमन करना सीखिए। ये गमन कर लिया बेटा।
अब जब ये गमन कर लिया, ये वे बिंदु हैं जिनसे नाभि की दूरी और नेता की दूरी का अनुपात अचर है, और जितना पहली बार आया उतना ही हर बार आया है। इन बिंदुओं को मिलाने से एक रास्ते का निर्माण हो रहा है, जिसे बिंदु पथ कहेंगे, बिंदु से बना पथ। तो अब इनको मिला के बिंदु पथ बनाया जा रहा है। पथ बेटा तैयार होने वाला है, सावधानी के साथ चलते हुए बन गया पथ। और जो भी पथ बन के आया यही दीर्घवृत्त कहलाया, क्योंकि इसने इस नियम का पालन किया है और दीर्घवृत्त कहलाया। चाहो तो देख भी लो, अगर इस स्थान पे होता बिंदु और यहां से हम इस दूरी को मिलाते, इस दूरी को ध्यान से देख लो कितनी है, और यहां से लंब डाले अधिक हो रही नहीं है अधिक दूरी। इस स्थान पे अगर होते तो यहां से यहां मिलाने की दूरी इतनी है, लेकिन यहां से लंब यहां तक जा रहा है, दूरी अधिक है। क्लियर है ना? PS बटे PM बार बार 1 से कम है, और जितना आ रहा पहली बार उतना ही हर बार आ रहा है। अब देखिए हमारा बेटा बनके तैयार हो गया। तो चित्र जब बन गया तो सबसे पहले बारी आई इसके अक्ष की। इसका अक्ष क्या है? ठीक है ना? तो नाभि से नेता पर खींची गई लंब रेखा सांकों का अक्ष कहलाती है। यहां सांकों का नाम क्या है? दीर्घवृत्त है। तो नाभि S से नेता पर लंब खींचा तथा आगे बढ़ाया। लिखो, नाभि S से नेता पर लंब SZ खींचा। लंब क्या खींचा बेटा? SZ। तो लंब तो खींच दिया SZ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं रहेगा बेटा, इस समय तो SZ बोल दिया। तथा आगे बढ़ाया, तथा आगे बढ़ाया, उसे हम लोगों ने आगे भी बढ़ा दिया। ये देखो SZ इधर भी बढ़ता हुआ गया और इधर भी बढ़ता हुआ चला गया। तो नाभि से नेता पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है बेटा? अक्ष। जो दीर्घवृत्त का अक्ष है, जो दीर्घवृत्त का क्या है बेटा? अक्ष है। जो दीर्घवृत्त का अक्ष मिल गया। अक्ष जब मिल गया तो अगला आता है शीर्ष। और शीर्ष के बारे में कहा गया है कि सांको जिस बिंदु पर अक्ष को काटता है वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। एक कहा गया बेटा। और यहां सांको कौन है? दीर्घवृत्त है। क्या ये अक्ष को काट रहा है? कितने स्थान पे काट रहा है? दो स्थान पे काट रहा है ना? तो एक स्थान ये है बेटा, इसका नाम A रख दिया, और दूसरा स्थान ये है, इसका नाम A डैश रख दिया। तो यहां नीचे लिखते हैं अगली लाइन, दीर्घवृत्त अक्ष को, दीर्घवृत्त अक्ष को बिंदु A तथा A डैश पर काटता है। ठीक है? जो दीर्घवृत्त के शीर्ष हैं। तो कैसे शीर्ष हो गए बेटा? यहां 2 शीर्ष हो गए, तुम्हारे यहां के सामने आए हैं। अब इतना तो हो गया। अब कितने बार बारी आई कि चित्र आपने बनाया है, ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, सारी बात है, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, यहाँ तो सारी बात कार्तीय तल पे होती है। तो कार्तीय तल पे बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि कहाँ बना है? कार्तीय तल पर। तो ये हुआ कार्तीय तल पे तो 4 टुकड़े होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। तो कहाँ आपने बना दिया? और एक्स अक्ष वाई अक्ष का आता पता ही नहीं है। तो बेटा यहाँ पर अब हमें निर्धारण करना होगा कि इसका एक्स अक्ष कहाँ है और वाई अक्ष कहाँ है। तो सबसे प्रारंभिक स्थिति में हम लोगों ने ये बनाया जिसे अक्ष कहा है, इसी को हम लोग एक्स अक्ष कह देते हैं, है ना? जो भी अक्ष है इसे क्या कह देते हैं? एक्स अक्ष है। तो नीचे आए, माना दीर्घवृत्त का अक्ष, ये अक्ष किसका था? दीर्घवृत्त का अक्ष।
जो ये एसजेड रेखा आगे बढ़ाई गई थी, कामा एक्स अक्ष है, इसे हमने क्या कह दिया बेटा, एक्स अक्ष कह दिया। तो आज के बाद से ये जो चित्र बना हुआ है किस अक्ष वाला हो गया, एक्स अक्ष वाला दीर्घवृत्त हो गया, तो इसे हमने एक्स अक्ष कह दिया। तो माना दीर्घवृत्त का अक्ष जो कि सामने बना था उसे एक्स अक्ष है, ठीक है ना। तो शीर्ष ए कामा ए डैश को मिलाने, तो नहीं, शीर्ष ए कामा ए डैश को मिलाने वाली रेखा ए डैश, क्या नाम बेटा, ए डैश, ए और ए डैश को मिलाने वाली रेखा ए डैश को दीर्घाक्ष कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, दीर्घाक्ष को दीर्घ अक्ष कहते हैं। इसका मतलब दीर्घवृत्त में एक नया नाम आ गया, दीर्घ अक्ष। नाभिनीयता के बाद एक नया नाम आ गया, दीर्घ अक्ष। मेजर एक्सिस, अंग्रेजी में इसका नाम होता है मेजर एक्सिस। दीर्घ अक्ष की अंग्रेजी क्या है, मेजर एक्सिस, MEJOR, मेजर एक्सिस। तो दीर्घवृत्त का ए डैश को दीर्घ अक्ष कहते हैं। एक हो गया। माना ए डैश बराबर 2a, ये बेटा हमारा नंबर 1 था, नंबर 2 अभी ये आया है। माना ए डैश कितना है बेटा, 2a, जो कहां है, एक्स अक्ष पर है ना बेटा। इसका मतलब अगर कहा जाए कि दीर्घ अक्ष कहां होता है, अक्ष पर होता है, और इस समय वो अक्ष कहां है, एक्स अक्ष है। तो ये भी नोट कर लो कि दीर्घवृत्त का अक्ष सदैव दीर्घ अक्ष पर ही लेते हैं। दीर्घवृत्त का अक्ष कहां होता है, सदैव दीर्घ अक्ष पर होता है। अच्छा, तो यहां तक बेटा जब ये हो गया तो अभी कौन नहीं मिला है, वाई अक्ष नहीं मिला है। और इससे पहले परवलय जब पढ़ रहे थे तो वाई अक्ष के लिए बेटा क्या काम किया गया था, हाँ, शीर्ष पर लंब खींच दिया गया था। अक्ष पर लंब रेखा शीर्ष से होती हुई जा रही थी, उसी को हमने क्या कह दिया था, वाई अक्ष कह दिया था। लेकिन यहां तो दो शीर्ष हैं, समस्या पैदा होगी। अब क्या किया जाए बेटा, 2 शीर्ष हैं और इस पे खींचेंगे तो इसको बुरा लगेगा, इसके साथ पक्षपात हो गया, और इस पे खींचेंगे तो उसके साथ पक्षपात हो गया। दोनों के साथ न्याय करना है, तो दोनों के साथ न्याय हो तो क्या किया जाए, लंबार्धक खींच दिया जाए। तुम भी दूर से तमाशा देखो, तुम भी दूर से तमाशा देखो, बराबर दूरी पे जा रहा है ना, किसी को आपत्ति नहीं रहेगी, दोनों को दिखाई देगा बराबरी पे। यहां से लिखो, ए डैश का लंबार्धक खींचा, ए डैश का लंबार्धक खींचा, क्यों, वही अक्ष पर है, वो भी अक्ष पे ही है ना, लिखे भी है जो एक्स अक्ष पर है। तो ए डैश का लंबार्धक खींचा, हम बेटा बेटा के यहां लिखना है ना, ए डैश का लंबार्धक खींचा। जैसे ही लंबार्धक खींचा बेटा तो ये लंब रेखा यहां से देखो बीचों बीच में से ये जाएगी, ये आ गई और ये लंबार्धक रेखा खींच दी गई, हो गया। जो वाई अक्ष है, जो क्या हो गई, वाई अक्ष, ठीक है, जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष का निर्माण हो गया बेटा। तथा जो अक्ष अर्थात क्या है, समझो, एक्स अक्ष, अक्ष अर्थात एक्स अक्ष को बिंदु सी पर काटती है। ये रेखा अक्ष को, और अक्ष जो है एक्स अक्ष भी है और यहां पर वो दीर्घ अक्ष भी है,
किस पर काट रही है? बिंदु सी पर काट रही है, जबकि ये बिंदु है क्या पर काटती है। जो मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है, लेकिन मूल बिंदु का नाम तो और रखते थे हम लोग, ओरिजिन, यहां सी रख के मूल बिंदु पर रख दिए हैं। और सी नाम कहीं और रखते थे वृत्त में, क्या कहते थे उसे? वृत्त का केंद्र बोलते थे। तो यहाँ बेटा एक नया नाम और आ गया है, यहाँ एक नया नाम और आ गया, सी पर काटती है जो मूल बिंदु है, तथा सी दीर्घवृत्त का केंद्र है, तथा सी दीर्घवृत्त का केंद्र है, जो 0,0 है, मूल बिंदु है। कितना होगा बेटा? 0,0। तो दीर्घवृत्त में एक नया नाम और आ गया, केंद्र, जबकि परवलय में नहीं था। परवलय में नाभि थी, नेता थी, शीर्ष, अक्ष, ये सब चीजें थी। यहाँ नाभि है, नेता भी है, अक्ष भी है, लेकिन अक्ष में एक नया नाम दीर्घ अक्ष आ गया और एक नया नाम केंद्र भी आ गया, जो कि इस समय कितना है बेटा? 0,0। तो कुछ वृत्त से मेल खा रहा है, वहां भी केंद्र है, यहाँ केंद्र है, तो केंद्र सी है। ठीक है बेटा ना? तो जब इतना हम लोग का हो गया, यहां पहुंचे, नंबर 1 तुम लोग देख ही रहे हो, लिखा हुआ है ना। नंबर 2, इसलिए सी ए बराबर सी ए डैश बराबर 1/2 ए डैश हुआ नहीं बेटा? बोलो, ए डैश का आधा लंबा आधा खींचा बोले तो नंबर कितना हो गया बेटा इसका? 3। नंबर कितना होगा बेटा इसका? 3 हो गया। और ये हम इसको मिटा ले रहे हैं, यहां तक नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। अब समीकरण ज्ञात करने के लिए सांकों के बारे में जो हम बता रहे थे, तो हमने कहा था सांकों में समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारी आवश्यकता क्या होती है? नाभि और नेता। नाभि और नेता अभी नहीं मिला, और जब तक नाभि और नेता, नाभि अर्थात नाभि का निर्देशांक और नेता मतलब नेता का समीकरण, जैसे ही मिल जाएगा हमारा समीकरण निर्मित हो जाएगा। तो अब जो भी काम आगे हम करने जा रहे हैं, नाभि और नेता ढूंढने जा रहे हैं। जबकि परवलय में बड़े आराम से मिल गया था, AS बराबर AZ से तुरंत निर्देशांक बन गया था नाभि का, और नेता का समीकरण बन गया था। लेकिन यहां ऐसा तो है नहीं, यहां तो ये सिद्धांत है ना। तो अब हम लोग चलने जा रहे हैं बिंदु A और A डैश, 2 बिंदु है ना, ये दोनों क्या है? शीर्ष है। और कहां है ये? और कहां है? दीर्घवृत्त पे हैं दोनों। कहां बेटा? दोनों दीर्घवृत्त पे हैं। जब दोनों दीर्घवृत्त पे हैं तो इस परिभाषा को संतुष्ट करेंगे। तो अब बेटा हम ये लाइन फिर मिटा रहे हैं, जगह बनाने जा रहे हैं। लिखना ए तथा बिंदु ए तथा ए डैश, बिंदु ए तथा ए डैश है ना, यहां मिटा देते हैं। नंबर 2 बोलना, बिंदु ए तथा ए डैश दीर्घ वृत्त पर है। क्यों? दोनों दीर्घवृत्त पर है। अतः परिभाषा 1 से, परिभाषा 1 कहती है कि अगर कोई भी बिंदु दीर्घवृत्त पर है तो उसकी नाभि से दूरी और नेता से दूरी का अनुपात 1 से कम होगा, और जितना आया था वही बार बार रहेगा, है ना। तो बिंदु ए तथा ए डैश दीर्घवृत्त पर है, अतः परिभाषा से पहली स्थिति आएगी AS, यानी उस बिंदु A से नाभि की दूरी और A से नेता की दूरी, है ना। थोड़ा सा यहाँ कम महसूस हो रही है, नेता और पीछे किसका बन जाएगी, वो तो चित्र है लेकिन वो ज्यादा ही है, मान के चलो, है ना। इस समय देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, वो दूरी पर है। तो AS बटे AZ बराबर E, और E 1 से छोटा।
बिंदु की नाभि से दूरी और नेता से दूरी का अनुपात अचर होगा, 1 से कम होगा। ठीक बेटा ना? तो उसको ये देख कर नहीं समझो, ये जान लो, ये जो भी है इससे दूरी ही है, ये दूर होगा तो अपने आप दूर हो ही रहा है ना? नाप तो बनाया नहीं गया है, तो ये हो गया 1 से कम हो गया। अब हमने कहा हमें निकालना नाभि और नेता। नाभि ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी लंबाई मालूम होनी चाहिए? ध्यान से चित्र में देखो, कौन सी लंबाई हमें मालूम हो कि नाभि का निर्देशांक हम तुरंत लिख देंगे। CS मालूम हो, मूल बिंदु से यहां तक की दूरी अगर मालूम हो तो हम तुरंत बता देंगे कि CS का मान 0 हो जाएगा ना? CS का मान 0 नाभि हो जाएगी, काम पक्का हो गया। और नियता के लिए हमें कौन सी दूरी चाहिए? CZ, क्योंकि CZ मालूम होते ही ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये इस पे लंब है, तुरंत y अक्ष के समांतर हो जाएगी नेता, और y अक्ष के समांतर नेता होते ही हमें केवल इस दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो CS और CZ ज्ञात करने जा रहे हैं। अब यहां से या AS बराबर EAZ ने लिखा, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि हमें CA मालूम है। CA कितना है? नंबर 2 पे स्मॉल a है। CA कितना है? स्मॉल a है। CA डैश भी स्मॉल a है, मालूम है। AA डैश 2a है, लेकिन CA और सब मालूम है, लेकिन मालूम क्या नहीं है? CS नहीं मालूम और CZ, जिसे हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो अगर प्रयोग में कोई चीज करेंगे तो ज्ञात वाली करेंगे। अब AS को चित्र में देख के ब्रेक करो कि उसे हम और क्या लिख सकते हैं। CA माइनस, बहुत बढ़िया, CS। CA में से CS घटाया तो हो रहा बेटा AS, सही है ना? और बराबर आए AZ CZ माइनस CA, क्यों? तो ये हो गया CZ माइनस CA। तो नंबर कहां तक पहुंच गया था? 3 तक। तो इसका नंबर डाल देते हैं 4। नंबर होगा इसका 4। तथा ये भी तो बोले हैं, A डैश भी तो बोले हैं हम लोग। तथा A डैश Z A डैश S बटे A डैश Z बराबर E, और E 1 से छोटा, ये भी होगा हमारा। इससे निष्कर्ष निकला A डैश S बराबर E A डैश Z। अब तो तुम्हें पहले से मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो A डैश S को भी अब चित्र में ध्यान से देखो, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो भी संभावना है वो बोलो, मिटा के इस स्थान पे आने जा रहा है। हाँ बेटा, CS प्लस A डैश C, यानी कि A डैश C धन CS कर दे तो A डैश S हो रहा है बेटा, देखो हो रहा है। और इस पक्ष में आए तो E है, और A डैश Z को देखो, ये भी वही हो रहा है, देखो A डैश C प्लस CZ प्लस। अब इसे या करके लिख दें, CA बराबर CA डैश लिखते थे ना नंबर 1 में, नहीं नंबर 3 में, और बराबर 1 बटे तो A डैश लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख देते हैं बेटा? CA लिख दे। हाँ क्यों बोला गया है लंबाता कितने समय ना E CA और धन CZ। ये कहां से लिया? 3 से। इसका नंबर कितना होगा बेटा? 5। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए हैं, जिसमें CS भी है और CZ भी है। CA हमें ज्ञात है, बाद में मान रखा जाएगा। इतना नोट हो गया बेटा? तो अब दोनों को अगल बगल दिखा देते हैं। ये देखो तुम्हारे पास मौजूद है, इसे भी यही ऊपर लिख देते हैं। CA माइनस CS बराबर E CZ माइनस CA है बेटा, क्यों? यही है ना? देखो नंबर 4 है ना, यही था ना? CZ माइनस CA था। अब हम लोगों ने तो सारी मेहनत जो की जा रही है नाभि और नेता ढूंढने के लिए की जा रही है। जो चीजें ज्ञात थे तो लोग बोल चुके थे। अब यहां से आए
तो हम लोग 4 और 5 दोनों को जोड़ते हैं। 4 तथा 5 को जोड़ने पर 4 तथा 5 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो CA और CA मिलकर कितना बन जाएगा बेटा? 2CA। और CS से CS कट जाएगा। बराबर यहां भी देखो E कॉमन होकर के CA कट जाएगा, तो क्यों लिख दें 2ECZ लिख दें? क्या बेटा देखो CA 2CZ और E बाहर कॉमन था, या CZ बराबर A/E, क्योंकि CA बराबर कितना था इसमें 3 से, CZ कितना आ गया 2 से 2 कट गया, ठीक है ना? और CZ दूरी A/E है, मूल बिंदु से है। अतः नियता का समीकरण y अक्ष के समांतर ये रेखा है और x अक्ष की धनात्मक दिशा में A/E दूरी पर है, x बराबर A/E। नियता का समीकरण क्या आ गया बेटा? x बराबर A/E बड़े आसानी से आ गया, तो यहां लिख दे रहे हैं ये समीकरण आया x बराबर A/E। ठीक है, नियता का समीकरण x बराबर A/E। नंबर इसका हो गया 6। समझ आ रहा है? इतना दूरी ही तो है वो। और अब इसके बाद आए 5 में से 4 को घटाने पर, 5 में से 4 को घटाने पर ये कट जाएगा, ये 2CS हो जाएगा। तो लिखो 5 में से 4 को घटाने पर जैसे ही घटाया हम लोगों ने तो ये बन गया बेटा 2CS। देखो CA से CA कट गया 2CS, और इधर पहुंचे तो इधर हमारे पास देखो CZ और CZ कट जाएगा और ये 2CA बाहर ही है, तो 2EC। और इस तरीके से निष्कर्ष क्या आया? CS बराबर 2 से 2 कट गया, EA। क्यों बेटा? या इसी को क्या कह सकते हैं? AE, या क्या कह सकते हैं? AE। आ रहा ना? CA है और CS दूरी A है, AE CS दूरी कितनी है? AE है, और वो x अक्ष पर दूरी है, मूल बिंदु से है, निर्देशांक आराम से आ गया। अतः दीर्घ वृत्त की नाभि, कौन सी नाभि? S वाली, कितना बेटा? A, 0 है। तो इसको भी बेटा यहां लिख दे रहे हैं, नाभि कितनी आ गई? AE, 0। नाभि हो गई हमारी, हो गई बेटा ना? नाभि आई AE, 0। नाभि मिल गई और नियता मिल गई, 2 चीजें मिल गई हैं। अब जब नाभि नियता मिल गए तो समीकरण तो ज्ञात करना है। दूसरी चीज बेटा ये लंबाई थी A'2A थी, जिसे हमने ए इधर कहा था। इसका निर्देशांक भी चाहे तो देखते हैं, A, 0 और -A, 0। ये किसके निर्देशांक हैं? शीर्ष के। A' दीर्घ है जिसकी लंबाई 2A कही थी, CA बराबर CA' नंबर 3 में कहे हैं, तो शीर्ष का निर्देशांक तो बन गया हमारा। अभी तक कितना काम हुआ। अब जैसे ये मिल गया, नंबर से कितना होगा बेटा? 7। तो हम लोग 7 नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब पुनः परिभाषा से, अच्छा x अक्ष y अक्ष का निर्माण होते ही बेटा ये बिंदु P कौन सा बिंदु होता है? अचर बिंदु हो जाता है ना। तो इसका निर्देशांक क्या लिख उठेगा? x, y लिख उठेगा। तो लिखो पुनः परिभाषा से। परिभाषा कहां दी थी? नंबर 1 पे दी थी बेटा ना। तो पुनः परिभाषा से PS/PM बराबर E E1 से, या PS बराबर EPM। क्यों बेटा? अर्थात
पी एक्स कामा वाई से नाभिक एस कितना निकल गया बेटा, नाभिक कितना निर्देशांक है 1,0 से दूरी बराबर ई गुणे बाहरी है गुणे पी एक्स कामा वाई से नियता कितना आई है बेटा एक्स बराबर, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स ऋण ए बटे ई बराबर 0। क्या बेटा ये निकली हुई है कि दूरी हामी तक नंबर कितना था बेटा 6, यहाँ नंबर 6 डाल देते हैं है ना, और नाभिक का नंबर 7 था, वही है ना एक्स ऋण ए बटे ई बराबर 0 वहां लिख दिया हमने, यही है ना सिद्धांत। लेकिन गुणा क्या है, पर वाले में यही नहीं था, यहाँ ई है, ई एक से छोटा है, मान मालूम नहीं तो ई ही है, जो आप बोलेंगे उतना हम बोल देंगे है ना। अब यहाँ से बीच की दूरी का नियम है अंडर रूट एक्स ऋण ए का वर्ग धन वाई ऋण 0 का वर्ग बराबर ई, ठीक बेटा ना, ई ax1 धन by1 धन c बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर, जिसे x1 y1 बोल रहे हैं वो xy ही है, तो ax1 तो a1 है, x ही रह गया, y है ही नहीं, आएगा नहीं, c माइनस a बटे e है, माइनस a बटे e आ गया, हो गया सही ना, बटे अंडर रूट a स्क्वायर जो कि 1 है और b 0 है, y है ही नहीं, ये बना ना ax1 धन by1 c बटे अंडर रूट a स्क्वायर, ये दूरी का फार्मूला ये करेंगे। अब धनात्मक ही होगा, बाहर निकाल देते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा, इसे हम लिख सकते हैं ई एक्स ऋण ए लिख सकते हैं बेटा, धनात्मक ही चयन कर लिया हम लोगों ने। अगर ये ई अंदर जाएगा तो ई एक्स बन जाएगा, तो एक ही है और माइनस दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऋण भी रहा होता तो भी धन आता, धन तो धन लेके चले हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया गया, अंडर रूट खत्म हो जाएगा और अंडर रूट के बाद जो वर्ग करके आ रहा है वो भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स, बेटा सही देख लो, धन वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स, ये भी आ रहा है देखो बेटा, वही आ रहा है। अब 2 ए ई एक्स से 2 ए ई एक्स कट गया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना, यहां तक हो गया, इतना काम हो गया। नोट हो गया बेटा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर हमारे पास यहां है और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं और ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं, तो अगला स्टेप बेटा हम यहां ले जा रहे हैं। अगले स्टेप में ये देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास है और ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां है ना, माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो सही हो गया, ये इधर आ गया, और फिर क्या है वो धन वाई स्क्वायर है, धन वाई स्क्वायर है, तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कवर हो गए और ये स्थान अभी बचा है, इसे पक्षांतर करके उधर ले जा रहे हैं दाहिनी तरफ, तो ये ए स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देखो ये हिस्सा बेटा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर दोनों कवर है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बन गया और ये इधर आ गया। इस तरीके से ये बना बेटा एक्स स्क्वायर एक ऋण ई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक ऋण, नहीं बना बेटा। अब यहां पर दो परिस्थितियां थी, हम चाहते तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जा सकते थे, उस समय बनता ई स्क्वायर, और ई है क्या एक से छोटा है,
वो ऋणात्मक राशि बन जाती। इसलिए एक ऋण एक से छोटी संख्या करेंगे तो उत्तर धनात्मक में होगा, क्योंकि वर्ग धनात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उसे इधर ले आए। आइए, हो गया, एक ऋण 30 बना लिया। यहां तक सही हो गया। ये भी धनात्मक राशि है, ये भी धनात्मक राशि है। क्यों? एक ऋण जो भी है एक से छोटा है, धनात्मक है बेटा ना। एक ऋण छोटा है, धनात्मक राशि है, समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद अगला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों को हम भाग देने जा रहे हैं। किससे? ये जो राशि है ए स्क्वायर एक ऋण टी स्क्वायर से। जैसे ही भाग देंगे यानी इधर नीचे आएगी तो या करके बना एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बना बेटा, क्यों बन रहा है, और धन वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक ऋण ई स्क्वायर, और बराबर कितना है बेटा, एक। बन गया। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक ऋण ई स्क्वायर बराबर एक बन गया। और या एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे, इसे नाम क्या दे दिया बेटा हमने, बराबर। तो किसे बी स्क्वायर कहा है, इसे बी स्क्वायर कहा है। जहां बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक ऋण ई स्क्वायर। आज के बाद से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हो गया है बेटा। इस सूत्र से हम उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे। दीर्घ अक्ष ज्ञात करना हो तो बता देंगे। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a है, तो a अर्ध दीर्घ अक्ष होगा, है ना। और उत्केंद्रता निकालने का एक महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो एक इसको नाम दिया गया बी स्क्वायर को। और उसके बाद जो दीर्घ, अब ये नंबर क्या हो गया, नंबर 8 हो गया ना बेटा। समीकरण 8 दीर्घ वृत्त का समीकरण है। ये समीकरण किसका बेटा, क्यों, बाकायदे उसी नियम से निकाले हैं परिभाषा से। तो जो भी आएगा दीर्घवृत्त था, दीर्घवृत्त का समीकरण है, जिसे दीर्घ वृत्त का मानक है नहीं, स्टैंडर्ड समीकरण भी कहते हैं। तो ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्लियर हो गया। तो ये दीर्घवृत्त का हमारा मानक समीकरण है। अब तुम्हें याद होगा वहां हम बोले थे कि अगर उत्केंद्रता 0 हो जाए तो दीर्घवृत्त वृत्त होता है। जरा ई 0 रखो तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और जरा यहां रखो इसकी जगह ए स्क्वायर वृत्त बन गया, नहीं देख लो, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन रहा है ना। तो अगर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 0 हो जाए तो दीर्घवृत्त वृत्त होता है। यही हमारे सामने प्रमाणित हो गया, देखो हो गया ना। तो इसलिए हम लोगों ने याद कर लिया कि वृत्त की उत्केंद्रता कितनी होती है, 0 होती है। ओके बेटा। तो अब यहां तक मानक समीकरण भी कहते हैं। अब इसमें उल्टा आए सारी बातें एक बार बोल दी जाए जितनी बातें कही गई। आप लिखो, जिसका मानक समीकरण बोल चुके हैं ना, जिसका अक्ष, अक्ष क्या बोले बेटा, एक्स अक्ष, ये बोले हैं ना, अक्ष क्या बोले हैं, एक्स अक्ष बोले हैं। फिर अगला नाम आया था दीर्घ अक्ष बेटा, आया था नाम, जिसे हम मेजर एक्सिस कह रहे थे। क्या नाम है बेटा उसका, ए जो कि कितना है, 2a है। वहां बोले हुए हैं, नंबर 2 में ही बोले हैं दीर्घ 2a है। तो इस दीर्घवृत्त के दीर्घ की लंबाई कितनी है, तो ये जो a शब्द यूज हो रहा है, a आधा है, उसका भी ये वर्ग है, अर्ध दीर्घ अक्ष का वर्ग है। क्लियर है। अब ये बी नाम आया हुआ है, तो यहां अगला नाम लिखने जा रहे हैं लघु अक्ष। अभी नामकरण नहीं किया हम लोगों ने, तो ये देखो बेटा इसका नाम रख दिया बी
इसका नाम रख दिया बी डैश। यहां भी तो काट रहा था ये, तो लघु अक्ष कितना है बेटा बी डैश। इसी की लंबाई 2b है, यानी CB बराबर सी बी डैश, बी यहां और बी यहां, ये ए यहां ए यहां। तो अब क्लियर हो गया, जो बी नाम आया है ये अर्धदीर्घ अक्ष हो गया। तो अक्ष तो x अक्ष है, दीर्घ अक्ष ए डैश जो कि 2a है, लघु अक्ष बीपी डैश जो कि 2b है। नामकरण हो चुका है। अगर इसके निर्देशांक लिखना हो तो 0, b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा 0, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दो नाम पर वाले से अतिरिक्त आए, क्यों बेटा, ये दो नाम अतिरिक्त आए। अब अगला नाम आया अक्ष हो गया, ये हो गया शीर्ष। शीर्ष क्या है ए कितना बेटा, पहला a, 0 और a डैश माइनस a, 0 शीर्ष हो गया। शीर्ष कितने 2 और नाभि कितनी है, नाभि भी 2 होगी, है ना, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है। चित्र में हम लोग इस वाले सेट को लेके चले थे और जो कुछ मिला वो ये मिला। अगर हम लोग ये जो स्थिर रेखा जिसे कह रहे हैं उसे यहां लिए होते, नियता को यहां लिए होते, उस समय नाभि इस स्थान पे जिसका नाम एस डैश लिए होते, और बिंदु P को फिर यहां से देखो, ये देखो पी एस डैश है, तो भी यही चित्र बन के आता, उस समय भी यही चित्र बन के आता। हाँ, नाभि माइनस a, 0 आती नीता, लेकिन समीकरण फिर यही बन के आया होता। तो उस स्थिति में भी समीकरण यही आता, इसलिए यहाँ नाभियां कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। इसका निर्देशांक माइनस a, 0 होगा, क्योंकि सी एस डैश की दूरी a ही आती और ऋणात्मक दिशा में है तो हम लोग ऋण, समझा बेटा। और ये दूरी भी a/e ही आती, लेकिन ऋणात्मक दिशा में काट रहा है, इसलिए x बराबर a/e हो जाता है। तो नीता भी 2 है, तो 2 नाभियां, 2 नीता, 2 शीर्ष। तो अगला लिखेंगे नाभियां s a, 0 है बेटा, और s डैश कितना आ गया बेटा माइनस a, अगर लेके चले होते उसी सिद्धांत से तो वही आ जाता। फिर आया नियताएं हो गई, x बराबर a/e और दूसरी x बराबर, दो नियताएं भी हो गई, नाभियां हो गई, नियताएं हो गई। अब अगला हिस्सा आया नाभिलंब। नाभिलंब आया ना, तो नाभिलंब 2 होंगे लेकिन लंबाई दोनों की समान ही होगी। तो किसी एक हिस्से से ले लेते हैं। नाम देते हैं एल डैश होता है, और इसको 2l बोल देंगे तो l लंबाई इधर, l लंबाई नीचे हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी a ही है, तो ये बेटा हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं a, l, ये हो जाएगा a, -l, a बनेगा ना, a बनेगा। तो अब मिटा रहेगा, कहां तक काम हो चुका है, रेखा तक हो चुका है। अब नाभिलंब की बारी आ रही है, उसे निकालना भी पड़ेगा। तो लिखना नाभिलंब अर्थात नाभिलंब की लंबाई बराबर एल डैश बराबर कितना कह दिया बेटा 2l कह दिया। तो अक्ष के ऊपर नीचे बराबर होगा, जिसके सिरे l a, और तथा l डैश a, -l। हाँ, समीकरण बेटा हम लोग लिखे थे, दीर्घवृत्त का समीकरण बन के क्या आया था बेटा x² बटे a² धन y² बटे b² बराबर 1। नंबर कितना था उसका 8 था, यही समीकरण आया था, इसी पे है ना। ये दोनों सिरे कहाँ, इसी दीर्घवृत्त पे ही तो है। दीर्घवृत्त 8 पर है, क्यों बेटा, दोनों एल डैश भी दीर्घवृत्त पर है, तो उसे संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करा दिया जाए। x यानी a² हो गया x² बटे a², ठीक है, और धन y², तो प्लस और माइनस दोनों स्क्वायर होने प्लस ही बन जाएंगे, b² बराबर 1। सब ये समझ आ रहा है बेटा।
और इस तरीके से ये बन गया एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 ऋण, क्यों बेटा ठीक है ना, एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 ऋण, यहां तक सही है, इतना हो गया। अब तुम देखो जो हमने अभी निकाला था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 ऋण ए बोला था हम लोगों ने, तो 1 ऋण ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, या एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे, चूंकि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 ऋण ई स्क्वायर, यहां तक सही बेटा, या एल स्क्वायर बराबर बी की घात 4 बटे ए स्क्वायर, क्यों बेटा ये बोला, या एल स्क्वायर बराबर बी की घात 4 बटे ए स्क्वायर। अब हम मिटा के इस स्थान पे आ गए, या एल बराबर, क्योंकि एल लंबाई है इसलिए धनात्मक ही लेंगे, तो हो गया बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है बेटा ना। अतः नाभिक लंब या नाभिक लंब की लंबाई एल डैश बराबर 2l बराबर 2b स्क्वायर बटे a, जहां b क्या है, अर्ध लघु अक्ष है उसका वर्ग है, और बटे अर्ध दीर्घ अक्ष है। आगे अब आज के बाद से ये याद हो गया कि दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर बटे a होती है। और नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब y अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, c, हाँ नाभिलंब मूल बिंदु से कितनी cs दूरी पे है ना, तो नाभिलंब का समीकरण x बराबर a और दूसरा x बराबर, क्योंकि ये भी तो दोनों है, दोनों की लंबाई समान होगी और दोनों का समीकरण x बराबर a x बराबर, और लास्ट में बोल देते हैं जबकि शुरुआत में बोले थे उत्केंद्रता E 1 से छोटी होती है, और इसे ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होगा जो वहां बोले थे, जो सूत्र b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 ऋण e स्क्वायर से प्राप्त होती है। अगर निकालना हो तो इसी सूत्र का सहारा लेंगे। तो ये बेटा हो गया है, आज काफी काम हो गया है। अब कल हम लोग इस पर प्रश्न लगाएंगे और दूसरा भी बता देंगे वाई एक्स वाला, तो वाई एक्स वाला की ओर व्याख्या कर दी जाएगी, सेम इसी सिद्धांत से होता है, कहीं कुछ अंतर नहीं है, एक समझ में आ गया दूसरा आ जाता है। तो अब कल फिर पढ़ा जाए। थैंक यू।